कि यह उन शांत संप्रदायों में से एक था जिनका कोई शत्रु नहीं था, लेकिन हेवनली स्काई किंगडम और पूरे स्काई साम्राज्य के भीतर हो रही घटनाओं के कारण फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का यह शांतिपूर्ण जीवन नष्ट हो रहा था। एल्डर वीर। जब वीर अपने शांतिपूर्ण साधना जीवन और दिन भर कुछ न करने की स्थिति में विभिन्न बाधाओं के आने पर विलाप कर रहा था, तभी पुस्तकालय के प्रवेश द्वार से एक बुजुर्ग आवाज आई और कीमिया कक्ष के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पहने एक एल्डर दौड़ते हुए आए। क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? हाँ, एल्डर कविता ने सफलतापूर्वक एक ऐसा काढ़ा तैयार कर लिया है जो महामारी से लड़ सकता है। उन्होंने मुझे संप्रदाय प्रमुख को खोजने और यह पूछने के लिए कहा कि अब जब हमारे पास महामारी का इलाज है, तो क्या किया जाए। लेकिन चूंकि वे एकांत साधना में हैं, इसीलिए मैं इसके बजाय एल्डर वीर को खोजने आया हूं। बिना रुके एल्डर ने उत्साहपूर्वक समझाना शुरू किया। यह तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आप संप्रदाय उप प्रमुख के बजाय मेरे पास क्यों आए? क्या संप्रदाय प्रमुख की अनुपस्थिति में वे कार्यभार नहीं संभालती? रुद्रदेव से पहले उनके पास आने के एल्डर के कारण को न समझते हुए वीर ने जिज्ञासु भाव से पूछा। आ दरअसल उन्होंने अभी अभी संप्रदाय प्रमुख के अतिथि के साथ एक लड़ाई समाप्त की है और इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उन्हें आराम की आवश्यकता है। वीर के प्रश्न को सुनकर एल्डर हिचकिचाते हुए इधर उधर देखने लगे और रुद्रदेव के प्रति अनादर दिखाए बिना उत्तर देने की पूरी कोशिश की। हा हा, बिल्कुल, तो चलिए फिर। इस मामले को और आगे न बढ़ाते हुए वीर ने एल्डर के साथ कीमिया कक्ष जाने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लॉर्ड कुबेर की नोटबुक की सहायता से शोध करने के बाद एल्डर कविता ने किस प्रकार का इलाज खोजा है। इसके साथ ही वीर और एल्डर कीमिया कक्ष की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि दिशा और देवांश को वीर के वापस अपने मंडप में आने तक थोड़ा और इंतजार करना होगा। एल्डर कविता द्वारा महामारी का इलाज बनाने में सफल होने की खबर कीमिया कक्ष के सदस्यों के बीच फैलने के बाद कीमिया कक्ष के कई शिष्य और एल्डर एल्डर कविता के कमरे के सामने जमा हो गए थे। वे उस इलाज की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहे थे, जिसे विकसित करने के लिए वे पिछले कुछ महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे थे। हालांकि उनमें से कई ने इलाज बनाने के लिए अलग-अलग तरीकों पर विचार मंथन और परीक्षण करने में मदद की थी, लेकिन अंतिम उत्पाद बनाने के मुख्य प्रभारी कीमिया कक्ष के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। एल्डर कविता इन्हीं वरिष्ठ सदस्यों में से एक थीं और पिछले कुछ हफ्तों में इलाज बनाने में उन्होंने सबसे अधिक संभावना दिखाई थी। अंत में उन्होंने निराश नहीं किया और महामारी का इलाज सफलतापूर्वक बना लिया। अब एकमात्र समस्या यह पता लगाना था कि क्या इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है और पूरे हेवनली स्काई किंगडम के लिए इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में इस हेवनली स्काई किंगडम अपने साम्राज्य के मध्य क्षेत्रों में तबाही मचाने वाली इस महामारी के इलाज के लिए काफी हताश होगा। हेवनली स्काई किंगडम द्वारा महामारी का इलाज सफलतापूर्वक तैयार करने की अब तक कोई खबर न मिलने की बात आम जनता पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि लोगों ने उस मध्य क्षेत्र से पलायन करना शुरू कर दिया था जहां महामारी का प्रकोप सबसे बुरा था, और इसके बजाय वे मध्य क्षेत्र से दूर स्थित चार प्रमुख संप्रदायों के नियंत्रण वाले शहरों और कस्बों में बसने लगे थे। यदि वे इलाज हासिल करने में सफल हो जाते, तो हेवनली स्काई किंगडम मध्य क्षेत्र के भीतर वर्तमान अराजक स्थिति को स्थिर करने में सक्षम होता और साथ ही अज और स्काई किंगडम और ब्लैक रोज संप्रदाय जैसे अन्य खतरों से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता। लेकिन फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को अभी भी यह तय करना था कि इलाज का उपयोग कैसे किया जाए, चाहे उसे अपने पास रोककर वर्तमान स्थिति से लाभ उठाने की कोशिश की जाए या यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए इसे जल्द से जल्द साझा किया जाए। इसका निर्णय केवल संप्रदाय प्रमुख, उप संप्रदाय प्रमुख या मुख्य एल्डर्स में से किसी एक द्वारा ही लिया जा सकता था। कीमिया हॉल पहुंचकर वीर एल्डर के पीछे पीछे चले और जल्द ही एल्डर कविता के कमरे के सामने पहुंच गए।
एल्डर कविता के दरवाजे के सामने इकट्ठा हुए लोगों के समूह को देखते हुए वीर उनकी खुशी भरी मुद्राओं को देखकर आह भरे बिना नहीं रह सके। भले ही उन्होंने इलाज साझा करने का निर्णय लिया हो, उन्हें यह भी सोचना होगा कि चर्च ऑफ इट प्ले गॉड को यह पता चलने पर कैसी प्रतिक्रिया होगी कि उनकी महामारी को बेकार कर दिया गया है। सबसे खराब स्थिति में वे जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे, और वीर को संदेह था कि यदि चर्च ऑन फेद प्ले गॉड ने वास्तव में इसे नष्ट करने की कोशिश की, तो क्या फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय उसका सामना कर पाएगा। इतना सोचते हुए वीर थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराए और एल्डर के पीछे भीड़ से होते हुए भीतर स्थित कीमिया प्रयोगशाला में चले गए। आह एल्डर वीर, मैंने सुना है कि संप्रदाय प्रमुख एकांत साधना में हैं और रुद्रदेव, खैर, आखिरकार मैं महामारी का इलाज बनाने में सफल रही। देखो, उत्साह से भरे कमरे में प्रवेश करते ही उनका स्वागत करते हुए एल्डर कविता ने रुद्रदेव का जिक्र करते हुए अपनी बात थोड़ी अधूरी छोड़ दी। लेकिन उनका उत्साह जल्द ही वापस आ गया जब उन्होंने गहरे नीले रंग के चमकते हुए तरल से भरी एक छोटी औषधि की बोतल उठाई। यह इलाज है। अपने सामने चमकते तरल को जिज्ञासा से देखते हुए वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि यह महामारी से लड़ने में कैसे काम करेगा। हाँ, देखो, महामारी मेजबान के शरीर के भीतर जो हरी दिव्य ऊर्जा कोर बनाती है, उसे अंदर से ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह इलाज अंदर जाकर मेजबान के भीतर हरी दिव्य ऊर्जा कोर के लिए ऊर्जा के रास्तों को रोक देगा और धीरे धीरे इसे नष्ट कर देगा। हालांकि यह प्रक्रिया तत्काल नहीं है, लेकिन यह कुछ दिनों में या अधिक गंभीर मामलों में हफ्तों के भीतर मेजबान के अंदर की हरी दिव्य ऊर्जा कोर को खत्म कर देगी। बात करते समय उत्साह से चमकते हुए एल्डर कविता ने औषधि की छोटी बोतल नीचे रखी और पास की एक मेज की ओर गईं और जल्द ही भगवान कुबेर की वह नोटबुक लेकर वापस आईं जिसे वीर को अब भी याद था। ऐसा नहीं था कि वह अंतिम कुछ पृष्ठों के अलावा कुछ भी समझने में सफल रहे थे। ये भगवान कुबेर अद्भुत हैं। उन्होंने महामारी के स्रोत का पता लगाने के लिए मेजबान के भीतर दिव्य ऊर्जा को निर्देशित करने वाली औषधि बनाने के तरीके पर एक विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका भी लिखी है। यह कहते हुए एल्डर कविता ने उत्साहपूर्वक भगवान कुबेर की नोटबुक के एक पृष्ठ की ओर इशारा किया। तो यह क्या यह औषधि महामारी के स्रोत का पता लगा सकती है? वैसे महामारी का स्रोत आखिर है क्या? औषधि की छोटी बोतल उठाते हुए वीर ने नीले चमकते हुए तरल का थोड़े और करीब से निरीक्षण किया। मम, सिद्धांत रूप में यदि इसे सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इसे महामारी के स्रोत का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो महामारी का स्रोत एक ऐसी कलाकृति होनी चाहिए जिसका उपयोग लॉर्ड कुबेरा द्वारा बताए गए चर्च ऑफ द प्लेग गॉड द्वारा किया जाता है और इसकी पूरी संभावना है कि उसकी कड़ी सुरक्षा की जाएगी। वीर के पास जाकर और असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए औषधि की छोटी बोतल वापस लेते हुए एल्डर कविता ने उस संबंध में थोड़ी निराशा महसूस की। वास्तव में हम अभी इलाज खोजने की खबर जारी नहीं करेंगे। अगर चर्च ने फुट प्ले गॉड को पता चलता है कि हमने उनकी महामारी का इतनी जल्दी इलाज कर लिया है, तो वे संभवतः हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। एल्डर कविता, मुझे आपको यह घोषणा करने का कष्ट देना होगा कि इलाज उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है और हो सकता है कि पहले जो हुआ वह महज एक संयोग था। कम से कम इलाज के बारे में जानकारी को आल्केमी हॉल के अंदर ही रखने की कोशिश करें। अपनी अगली कार्रवाई की योजना बताते हुए वीर ने गंभीर भाव धारण किया और उस स्थान पर गए जहां एल्डर कविता ने इलाज रखा था और उसे अपने साथ ले लिया। वहां से जाने के लिए मुड़ने से पहले वीर ये पूछने में सफल रहे कि वह महामारी का स्रोत बनी कलाकृति का पता लगाने के लिए औषधि का उपयोग कैसे करेंगे। अभी के लिए आप वापस वैसे ही काम कर सकती हैं जैसे पहले कर रही थीं। इसके साथ ही वीर अल्केमी हॉल से निकल गए और हाथ में महामारी का इलाज लिए अपने पवेलियन की ओर चल दिए। महामारी से निपटना उनके पहले से ही बढ़ती जा रही कार्यों की सूची में
एक और चीज थी जो जुड़ गई थी। शायद सेक्ट मास्टर अपनी एकांत साधना से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करके बाहर आएंगे जिससे उन्हें कुछ ही दिनों में डोमेन लॉर्ड रेल्म तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो वीर महामारी के स्रोत को खोजने और उससे निपटने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप पाएंगे। रुको, शायद उन्हें श्रेया के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह इससे निपटने में दिलचस्पी लेंगी। जब वीर अपने पवेलियन की ओर वापस जा रहे थे, जहां उनके शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे, अज्योर स्काई किंगडम और हेवनली स्काई किंगडम के बीच की सीमा पर अज्योर स्काई किंगडम की ओर से बहुत हलचल देखी गई। इस समय अज्योर स्काई किंगडम की सेना का प्रभारी कमांडर हमला शुरू करने से पहले अंतिम तैयारी कर रहा था। क्या सब कुछ तैयार है? हेवनली स्काई किंगडम के नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स की दिव्य दृष्टि की सीमा के ठीक बाहर छिपे हुए लोगों के बीच चलते हुए कमांडर ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा जो इस स्थान पर नेसेंट सोल रेल्म एक्सपर्ट से निपटने का प्रभारी था। हाँ, नेसेंट सोल रेल्म एक्सपर्ट से निपटने के बाद हम पीछे हट जाएंगे और अज़ोर स्काई किंगडम को बाकी काम संभालने देंगे। प्रभारी व्यक्ति ने अज़ोर स्काई किंगडम की सामान्य वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि उसके वस्त्र पर भालू के सिर का एक अनूठा प्रतीक बना हुआ था, जो दर्शाता था कि वह अज़ोर स्काई किंगडम के संप्रदायों में से एक का सदस्य था। बेशक, जब तक आप हेवनली स्काई किंगडम्स के नेसेंट सोल एक्सपर्ट को मार देते हैं या गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, तब तक आपका बिग बियर सेक्ट पीछे हट सकता है। कमांडर ने सहमति में अपना सिर हिलाया और जल्द ही कुछ अन्य स्थानों की ओर चल दिया जहां इसी तरह का दृश्य दिखाई दे रहा था। आने वाले युद्ध में विभिन्न संप्रदायों को अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सहमत करने का यही एकमात्र तरीका था। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और पीछे हटने के अवसर के, इसके साथ ही संप्रदाय इसमें शामिल होने के लिए सहमत नहीं होंगे और यहां तक कि उन्होंने सीमा को पूरी तरह से छोड़ने की धमकी भी दी। आखिरकार बिना किसी निकास के स्वेच्छा से आग में कौन कूदेगा? भले ही अज्योर स्काई साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन अगर सभी संप्रदायों ने अचानक छोड़ने का फैसला किया तो यह निश्चित रूप से कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगा। सेनापति, क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? आगामी युद्ध से पहले अंतिम आदेशों की समीक्षा करने के लिए सेनापति जैसे ही अपने तंबू में वापस आए, एक युवा सैनिक उनके पास आया। हाँ, जब तक वे संप्रदाय हेवनली स्काई साम्राज्य के नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों को रोक कर रखेंगे, हम अपना सारा ध्यान एक मोर्चे पर केंद्रित करने में सक्षम होंगे और सीधे उनके सेनापति और अन्य उच्चाधिकारियों पर हमला करेंगे। अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को उठाते हुए सेनापति ने उसका उत्तर देते हुए उसे युवा सैनिक को सौंप दिया। किसी को बुलाओ जो इसे यहां आए संदेशवाहक को सौंप दे और उससे कहो कि यह पत्र महाराज तक पहुंचा दे। जी चाचा, मेरा मतलब है सेनापति। सेनापति को संबोधित करते समय थोड़ी चूक करते हुए युवा सैनिक ने कमरे से बाहर फील्ड किचन की दिशा में भागने से पहले जल्दी से खुद को सुधारा। हाँ, वह शरारती बच्चा। अतीत के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाते हुए सेनापति ने जल्दी ही अपनी पुरानी गंभीर मुद्रा वापस पा ली और बाहर पहरा दे रहे कुछ सैनिकों को हेवनली स्काई साम्राज्य की सुरक्षा प्रणालियों पर हमले से पहले अंतिम कुछ आदेश देने के लिए बुलाया। सेनापति चाहते हैं कि हम इसे महाराज तक पहुंचाएं? क्या इसके अलावा कुछ और है? संदेशवाहक ने अपने सामने खड़े युवा सैनिक से पूछा, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति से थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। उन्हें बहुत पहले ही सैन्य शिविर छोड़ देना चाहिए था और राजधानी वापस जाना चाहिए था, लेकिन सेनापति द्वारा उन्हें महाराज के लिए उत्तर तैयार करने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहने के कारण उन्हें बार बार देरी हो रही थी। इसके अलावा सेनापति यह भी चाहते थे कि वे उन सैनिकों के एक बड़े समूह के साथ राजधानी की ओर वापस जाएं, जो संघर्ष में भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति तक घायल हो गए थे, और चिकित्सा कर्मचारियों के एक छोटे समूह के साथ जाए। किसी कारण से वह चाहते थे कि वे सूर्योदय के कुछ घंटों बाद निकलें
और राजधानी की ओर जाने वाले सबसे खतरनाक लेकिन सबसे तेज रास्ते पर चले, जहां हेवनली स्काई साम्राज्य के कई लोग लगातार निगरानी कर रहे थे। संदेशवाहक को कोई अंदाजा नहीं था कि सेनापति क्या योजना बना रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सेनापति द्वारा उसका और उसके अधीनस्थों का उपयोग चारे या ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा था। मुखिया, क्या आपको लगता है कि हम ठीक रहेंगे? सेनापति केवल घायल सैनिकों का बलिदान नहीं देंगे, है ना? उसके अधीनस्थों में से एक संदेशवाहक के पास आया और तनावपूर्ण स्वर में पूछा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से सेनापति की योजना को समझ गया था। अपने बाकी अधीनस्थों पर नजर डालते हुए संदेशवाहक ने देखा कि वे सभी तनाव में थे, क्योंकि उन्होंने घायल सैनिकों और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ समूह बनाना शुरू कर दिया था, जो उनके साथ राजधानी वापस जा रहे थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सेनापति जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। बहादुरी दिखाते हुए संदेशवाहक के शब्दों ने उसके अधीनस्थों को कुछ हद तक शांत कर दिया, क्योंकि वे उस स्थान पर पहुंचे जहां घायल सैनिक और चिकित्सा कर्मचारी प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही घायल सैनिकों और चिकित्सा कर्मचारियों का समूह संदेशवाहक और उसके अधीनस्थों के छोटे समूह के साथ सैन्य शिविर से निकल पड़ा। उसी समय जब उन्होंने सैन्य शिविर छोड़ा, कई अज्योर स्काई साम्राज्य की ओर से जासूसों ने मुख्य सेना के प्रस्थान की खबरें फैलाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अज्योर स्काई साम्राज्य की सीमा पर केवल सामान्य रक्षक ही शेष रहेंगे। इससे हेवनली स्काई साम्राज्य के अधिकांश सैनिक निश्चिंत हो गए, क्योंकि वे लोगों के एक बड़े समूह को खुलेआम सेना के शिविर से अज्योर स्काई साम्राज्य की राजधानी की दिशा में जाते देख सकते थे। नेसेंट सोल क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ, जो अभी भी अज्योर स्काई साम्राज्य की ओर लगातार नजर रख रहे थे, उन्होंने भी लोगों के बड़े समूह को सेना के शिविर से निकलते देख अपनी सतर्कता कम कर दी। कमांडर इसी अवसर की तलाश में था और उसने कुछ घंटों तक इंतजार किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हेवनली स्काई साम्राज्य के नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ शिथिल हो गए हैं और पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय वे संभवतः हेवनली स्काई साम्राज्य के सीमा से पीछे हटने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने संचार ताबीज को उठाते हुए कमांडर ने उन संप्रदायों को आदेश दिया, जिन्होंने सीमा के पास अपने विशेषज्ञों को छिपा रखा था, कि वे अग्रिम पंक्ति में तैनात नेसेंट सोल क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों पर हमला शुरू करें। भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी अज्योर स्काई साम्राज्य ने एक त्वरित हमला किया और मुख्य मोर्चों में से एक को तोड़ते हुए सीधे हेवनली स्काई साम्राज्य के सीमा सुरक्षा कमांडर पर हमला बोल दिया। सेवन फेट्स संप्रदाय और हेवनली स्काई साम्राज्य दोनों द्वारा भेजे गए कम अनुभवी नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ उस समय वहीं मौजूद थे जब कमांडर पर हमला हुआ, और उन्होंने मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भागते समय उन्हें तुरंत रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद वहां कमांडर और दो अन्य नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ ही रह गए, जो अकेले अज्योर स्काई साम्राज्य के 5 से अधिक नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना कर रहे थे। सीमा के अन्य हिस्सों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अज्योर स्काई साम्राज्य ने अग्रिम पंक्ति में तैनात सभी नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया था। क्या हमें अग्रिम पंक्ति में मदद करनी चाहिए या कमांडर की सहायता के लिए जाना चाहिए? वीरेंद्र सिंह ने अपने भाई की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अज़्योर स्काई साम्राज्य इतना बड़ा हमला करेगा, विशेष रूप से तब जब हाल ही में उनके क्षेत्र में महामारी फैलने की अफवाहें सामने आने लगी थीं। मां, दोनों ही स्थितियां खतरनाक होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमांडर की मदद करना उतना खतरनाक होगा जितना कि अग्रिम पंक्ति में जाना और अज्योर स्काई साम्राज्य के उन लोगों द्वारा पीछे से हमला किए जाने का जोखिम उठाना जो सीमा सुरक्षा को पार कर चुके हैं। कमांडर की मदद करना सबसे अच्छा विचार है। अगर स्थिति वास्तव में इसकी मांग करती है, तो हमारे लिए पीछे हटना भी आसान होगा।
अग्रिम पंक्ति में जाने से पीछे हटना और कठिन हो जाएगा, और यदि हम कमांडर की सहायता के लिए जाते हैं, तो वह संभवतः इसकी अधिक सराहना करेगा। कम से कम हेवनली स्काई साम्राज्य यह तो नहीं कहेगा कि हम बिना लड़े भाग गए। हालांकि अगर अंत में अज्योर स्काई साम्राज्य जीत जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतिम बात पर अपना सिर हिलाते हुए भैरव सिंह ने महसूस किया कि वर्तमान स्थिति धीरे धीरे और अधिक अराजक होती जा रही है। एक सहमति पर पहुंचते हुए भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ने कमांडर की मदद करने का फैसला किया। उनके पास पहले से ही संप्रदाय प्रमुख का आदेश था कि स्थिति बहुत खतरनाक होने पर वे पीछे हट जाए। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था, चाहे कोई भी जीते। उन्हें लोग भेजने का मुख्य कारण यह था कि हेवनली स्काई किंगडम वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के प्रतिरोध करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। उन्हें कम से कम दिखावा करने के लिए अपने कुछ लोगों को उनकी मदद के लिए भेजना पड़ा। लेकिन फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के रूप में महावीर प्रताप किसी भी तरह से इसके लिए दो नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों को मरने नहीं दे सकते थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में पहले से ही विशेषज्ञों की कमी थी, तो हेवनली स्काई किंगडम के दुश्मन के हाथों उन दोनों के मारे जाने का जोखिम क्यों उठाया जाए। उसी समय जब भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह ने कमांडर की मदद के लिए जाने का फैसला किया, रेजिंग फ्लेम सेक्ट और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट दोनों द्वारा भेजे गए लोग भी इसी निर्णय पर पहुंचे, और नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों के तीनों समूह उस स्थान की ओर चल दिए जहां हेवनली स्काई किंगडम का कमांडर स्थित था। इसके कारण हेवनली स्काई किंगडम की ओर केवल कुछ ही नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ और सेवन फेट सेक्ट के विशेषज्ञ बचे थे, जो एज्योर स्काई किंगडम की ओर के विभिन्न सेक्ट द्वारा शुरू किए गए हमले के खिलाफ रक्षा कर रहे थे। जब सेना के उस साधारण हिस्से की बात आई जो नेसेंट सोल क्षेत्र से नीचे था, तो युद्ध की स्थिति और भी खराब थी। उनमें से कई तो जवाबी हमले के लिए तैयार भी नहीं थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि सेना का एक बड़ा हिस्सा अचानक हुए हमले की चपेट में आ गया और हमलावरों के खिलाफ रक्षा की तैयारी करने से पहले ही मारा गया। बाकी सेना के पास जाओ और उन्हें मैं यहां से दक्षिण की ओर पहाड़ी दर्रे की तरफ पीछे हटने के लिए कहो। जैसे जैसे सीमा पर युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था, हेवनली स्काई किंगडम के मध्यम आयु वर्ग के कमांडर के पास अपने संचार ताबीज का उपयोग करने का भी समय नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने दो अधीनस्थों में से एक को अपनी जगह पीछे हटने का आदेश देने के लिए कहा। लेकिन हम सेना का एक बड़ा हिस्सा खो दें। बस वही करो जो कहा गया है। अपने अधीनस्थ की झिझक भरी आवाज सुनकर कमांडर ने त्योरियां चढ़ाते हुए उस पर चिल्लाया और फिर अपना ध्यान अज्योर स्काई किंगडम की ओर के लोगों पर केंद्रित किया। सरसराहट। हवा को चीरती हुई तलवार की आवाज सुनाई दी, क्योंकि कमांडर ने अपनी साधना के आधार को अधिकतम स्तर तक सक्रिय किया और एक गति तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे क्षण भर के लिए उसकी गति इतनी बढ़ गई कि वह हमले से बाल बाल बच गया। यह आदमी वास्तव में परेशानी भरा है। हेवनली स्काई किंगडम ने छठे चरण के किसी व्यक्ति को सीमा पर आने की अनुमति क्यों दी? जिस व्यक्ति ने पहले छिपकर हमला किया था, उसने डरते हुए विस्मय प्रकट किया और अपनी ओर ठंडी निगाहों से घूर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे हमले की उम्मीद थी। यह आदमी संभवतः हेवनली स्काई किंगडम के शाही परिवार का कोई सदस्य है, जो सीमा पर रहकर अज्योर स्काई किंगडम के खिलाफ रक्षा करने और कुछ सम्मान कमाने का आसान अवसर ढूंढ रहा है। मुझे उससे निपटने दो। तुम चारों उसके बगल में खड़े उन दो अनजान लोगों को देख लो। अपने सामने वाले व्यक्ति की डरी हुई आवाज सुनकर अपनी आंखें घुमाते हुए अज्योर स्काई किंगडम की ओर से नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक आगे बढ़ा। वह आदमी 30 साल की शुरुआत या 20 साल के अंत का लग रहा था, जिसने हल्के नीले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिस पर एक बर्फ के टुकड़े का प्रतीक बना था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, हेवनली स्काई किंगडम की ओर के कमांडर ने अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस किया और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस युवा की अगली चाल के लिए तैयार हो गया। इतने गंभीर दिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो।
आत्मविश्वास के साथ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, उस युवक ने अपने हाथ हिलाए और वे नीली रोशनी से चमक उठे, जिससे उसके सामने हवा में कई छोटे प्रतीकात्मक चिन्ह प्रकट होने लगे। वूश मात्र कुछ ही सेकंडों में वे प्रतीकात्मक चिन्ह एक जटिल व्यूह में जुड़ गए और उनसे एक मंद नीली रोशनी निकलने लगी, जिससे युवक के सामने भारी मात्रा में बर्फ एक विशाल भाले के रूप में एकत्रित हो गई। खैर, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यह कहते हुए उस युवक ने एक छोटे हिमपात के आकार में एक अंतिम प्रतीक बनाया, जो तेजी से उड़कर उसके सामने वाले विशाल बर्फीले भाले में मिल गया, जिससे वह चमक उठा और हेवनली स्काई किंगडम की ओर के सेनापति की दिशा में बढ़ने लगा। हेवनली स्काई किंगडम के सेनापति ने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस हद तक बिगड़ जाएगी, और उसने तो सीमा छोड़कर राजधानी वापस जाने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन अपनी ओर बढ़ते हुए बर्फ के उस विशाल भाले को देखकर वह खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। अज़्योर स्काई किंगडम उन पर अपना हमला जारी क्यों रखना चाहता था? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके कुछ पड़ोसी इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि अज़्योर स्काई किंगडम ने हेवनली स्काई किंगडम पर हमला करने के लिए अपने विशेषज्ञों का एक बड़ा हिस्सा तैनात कर दिया है। सेनापति को यह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने अपने सामने मौजूद इस विशाल बर्फीले भाले से बचाव नहीं किया, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या शायद अपना भौतिक शरीर पूरी तरह से खो देगा, जिससे उसकी साधना का भविष्य का मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए जैसे ही बर्फ का वह विशाल भाला उसकी ओर बढ़ा, सेनापति ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति द्वारा किए गए हमले से बचने के प्रयास में एक बार फिर अपनी गति तकनीक का प्रयोग किया। उस व्यक्ति ने सेनापति की इस चाल को देखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो विशाल बर्फीला भाला उस स्थान की दिशा में बढ़ रहा था, जहां सेनापति एक क्षण पहले था, उसने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और सेनापति के पीछे चल पड़ा। जब वह भाले से बचने के लिए एक तरफ हटा, क्या सेनापति के मुंह से आश्चर्य की एक चीख निकल गई जब उसने देखा कि वह विशाल बर्फीला भाला उसका पीछा कर रहा है और सीधे उसके सामने प्रकट हो गया है। वूश अपनी साधना शक्ति को अधिकतम स्तर तक प्रवाहित करते हुए उसकी ची उसके दांतियान के केंद्र में एकत्रित हुई और फिर एक प्रचंड धारा की तरह बाहर निकली, जिसने जल्द ही सेनापति के सामने हेवनली स्काई किंगडम के शाही परिवार के चिन्ह से सुसज्जित एक विशाल दीवार का रूप ले लिया। इसके बाद बर्फ का वह विशाल भाला सीधे उस विशाल दीवार से जा टकराया, जिसे सेनापति ने भाले को रोकने के प्रयास में जल्दबाजी में बनाया था। यह टकराव यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बर्फ का वह विशाल भाला सेनापति द्वारा बनाई गई विशाल दीवार के भीतर धंसने का प्रयास करता रहा, जिससे उसके पास दीवार को टूटने से बचाने के लिए अपनी ची की निरंतर आपूर्ति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हुम्फ। यह देखते हुए कि स्थिति योजना के अनुसार नहीं चल रही है, हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हवा में कुछ और प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए, जो उड़कर उस बर्फीले भाले पर जा लगे, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अपने और बर्फीले भाले के बीच की दीवार से अचानक बढ़ी हुई ची की खपत को महसूस करते हुए सेनापति ने मुंह भर खून उगल दिया। उसे लगा कि वर्तमान स्थिति से जीवित बाहर निकलने की उसकी संभावना हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। साथ ही उसने उस मात्रा को भी महसूस किया। उसके पास उपलब्ध ची की मात्रा हर बीतते पल के साथ तेजी से घटती जा रही थी, क्योंकि बर्फ का भाला उसके सामने की दीवार पर हमला कर रहा था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी ची से खाली हो जाए या हमला करना छोड़ दे। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर हल्के नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखा, जो वर्तमान स्थिति से थका हुआ होने के बजाय अधिक चिड़चिड़ा लग रहा था, तो यह एक सपने से बढ़कर कुछ नहीं लग रहा था। वहां सेनापति हैं, लेकिन वह वर्तमान में किसी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अज़्योर स्काई साम्राज्य द्वारा भेजे गए लोगों ने पहले ही हमला करने का निर्णय ले लिया है। वीरेंद्र सिंह ने भयभीत होकर देखा
कि सेनापति बर्फ से बने एक विशाल भाले के विरुद्ध अपना सर्वश्रेष्ठ बचाव करते हुए खून उगल रहे थे। दूर से युद्ध को देखने पर भी उस विशाल बर्फ के भाले और दीवार के आपस में टकराने की भयानक शक्ति ने धरती को कंपा दिया और उसमें दरारें डाल दी, क्योंकि कुछ 100 मीटर के भीतर खड़ी हर चीज उस शॉक वेव से ढह गई थी जो विशाल बर्फ के भाले और दीवार के पहली बार टकराने पर उत्पन्न हुई थी। मुख्य युद्ध से थोड़ा दूर, जहां सेनापति और हल्के नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के बीच संघर्ष हो रहा था, सैनिकों की तरह कपड़े पहने दो व्यक्ति, जो आम तौर पर सेनापति के साथ रहते थे, डटे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि अज्योर स्काई साम्राज्य के 4 नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें उन दोनों की मदद करनी चाहिए। सेनापति का दुश्मन नेसेंट सोल रेल्म के कम से कम छठे चरण पर है, और अज्योर स्काई साम्राज्य के अन्य विशेषज्ञों से निपटने से पहले उनके युद्ध में शामिल होना एक अच्छा विचार नहीं होगा। अपने सामने हो रहे दो युद्धों को देखते हुए भैरव सिंह स्पष्ट रूप से जानते थे कि सेनापति का शत्रु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे निपट सकें। सेनापति की सहायता के लिए एकजुट होने से पहले हेवनली स्काई साम्राज्य के अन्य नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों की मदद करना अब तक की सबसे बेहतर योजना थी जो वे बना सकते थे। यह कहने के बाद भी सेनापति को तब तक डटे रहना था जब तक कि वो अज्योर स्काई साम्राज्य की ओर के 4 नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों से पूरी तरह निपट ना लें। आह, हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर सेनापति टिक नहीं पाते हैं तो हम तुरंत भाग निकलेंगे। विशाल बर्फ के भाले के विरुद्ध सेनापति द्वारा स्थापित रक्षा तंत्र को धीरे धीरे कमजोर होते देख भैरव सिंह ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने भाई को सूचित किया, जिसके बाद वे दोनों हेवनली स्काई साम्राज्य के 2 नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों और अज्योर स्काई साम्राज्य के 4 विशेषज्ञों की दिशा में चल दिए। सर, घटनास्थल पर पहुंचते ही भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह ने तेजी से काम किया और अज्योर स्काई साम्राज्य के उन नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों में से एक की ओर 2 त्वरित हमले किए जो किनारे खड़ा स्थिति का अवलोकन कर रहा था, और हेवनली स्काई साम्राज्य के 2 विशेषज्ञों में से एक पर घातक हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह को अचानक अपने सामने प्रकट होते और अपनी दिशा में हमला करते देख उसने घबराई हुई आवाज निकाली, खनक। अज्योर स्काई साम्राज्य का वह विशेषज्ञ दूसरे हमले के सामने आने से पहले बमुश्किल पहले हमले को रोकने में सफल रहा। दूसरा हमला पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिशा से आया था और उसके पास उससे बचाव के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आहा! हमले की चपेट में आने पर दर्द भरी चीख निकालते हुए अज्योर स्काई साम्राज्य का वह विशेषज्ञ घबराकर अपने साथियों की दिशा में पीछे हट गया, जो अब तक अपने दोस्त की मदद करने के लिए 2 सैनिकों के साथ अपनी पिछली लड़ाई छोड़ चुके थे। वीरेंद्र सिंह और भैरव सिंह ने अज्योर स्काई साम्राज्य की ओर के घायल विशेषज्ञ पर हमला जारी रखने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय वे तेजी से पीछे हट गए, क्योंकि हवा में बर्फ से बनी एक विशाल मुट्ठी उभरी और ठीक उसी स्थान पर जोर से गिरी जहां वे एक पल पहले खड़े थे। धड़ाम! उस विशाल बर्फीली मुट्ठी के जमीन से टकराते ही वह टुकड़ों में बिखर गई और चारों ओर फैल गई, जिससे 100 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज बिंध गई। वीरेंद्र सिंह और भैरव सिंह जैसे तैसे समय पर प्रतिक्रिया देने और उस क्षेत्र से बाहर निकलने में सफल रहे जहां बर्फ के टुकड़े पहुंच सकते थे, लेकिन वह विशेषज्ञ जिसे उन्होंने घायल किया था उतना भाग्यशाली नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की मुट्ठी के कुछ टुकड़े सीधे उसके शरीर के पार निकल गए, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। वह कमांडर से निपटते समय भी हम पर हमला कर सकता है। उस स्थान को देखते हुए जहां विशाल बर्फीले हाथ ने जमीन को कुचल दिया था, थोड़ा भयभीत महसूस करते हुए वीरेंद्र सिंह ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ओर देखा जो कमांडर के साथ गतिरोध में फंसा हुआ था, और उनकी ओर देखते हुए बर्फीले भाले को और मजबूत करने के लिए हवा में कई अलग अलग रूणिक प्रतीक बना रहा था।
लगता है कमांडर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। भैरव सिंह ने अपने भाई की तरह हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति की दिशा में देखा और कमांडर को मुंह भरकर खून थूकते हुए देखा, क्योंकि बर्फीले भाले के बढ़ते दबाव के कारण उनकी रक्षा करने वाली दीवार दरकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अज्ज और स्काई साम्राज्य की ओर का वह व्यक्ति वीरेंद्र सिंह और भैरव सिंह के आने पर कमांडर के साथ अपनी लड़ाई को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता था। वीरेंद्र सिंह और भैरव सिंह जानते थे कि उन्हें कमांडर की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, लेकिन अजयोर स्काई साम्राज्य के बाकी बचे 4 लोगों ने भी स्थिति देख ली थी और वे उन्हें कमांडर की सहायता करने से रोकने के लिए पहले ही आगे बढ़ चुके थे। कमांडर की ओर के 2 सैनिकों ने भी वर्तमान स्थिति देखी और वे दोनों वहां पहुंच गए जहां भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह खड़े थे। क्या आप दोनों हमारे लिए कमांडर की मदद करने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं? उनमें से एक ने हताशा में पूछा, क्योंकि वह बार-बार चिंता के साथ कमांडर की दिशा में देख रहा था। वह स्पष्ट रूप से कमांडर को उसकी वर्तमान स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। बिल्कुल, लेकिन हम उन चारों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। भैरव सिंह ने अपने भाई वीरेंद्र सिंह के कुछ कहने से पहले ही उत्तर दिया। बहुत अच्छा, जब आप तैयार होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता की मुस्कान के साथ भैरव सिंह का धन्यवाद करते हुए सैनिक दूसरे सैनिक के साथ कुछ चर्चा करने लगा, क्योंकि वे दोनों उस काम के लिए तैयार हो रहे थे जो उनके लिए संभवतः एक आत्मघाती मिशन साबित होने वाला था। आखिरकार हल्के नीले वस्त्र वाला व्यक्ति कमांडर से निपटते समय असहाय नहीं था, जैसा कि पहले देखा गया था। वे दोनों संभवतः केवल इस अवसर की उम्मीद कर रहे थे कि कमांडर वर्तमान गतिरोध से मुक्त होकर बच निकलें। जहां तक उनका सवाल था, वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनके पीछे हटने की संभावना न के बराबर थी। भैरव सिंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कमांडर अपने अधीन इतने समर्पित लोगों को रखने में कैसे कामयाब रहे। यह जानना जरूरी था कि वे दोनों नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे कहीं भी जाते, उनके नाम का सम्मान होता। कोई भी साम्राज्य कुछ अतिरिक्त नेसेंट सोल क्षेत्र विशेषज्ञों को मना नहीं करता। यहां तक कि स्काई साम्राज्य जैसे साम्राज्यों में भी, जहां नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते अपने साधना क्षेत्र के कारण उनका अभी भी एक निश्चित स्तर का सम्मान होगा। हम उन चारों को कैसे रोकेंगे और इन्हें अपने सेनापति की सहायता के लिए जाने देंगे? वीरेंद्र सिंह को वास्तव में यह समझ नहीं आ रहा था कि वे नीले आकाश के साम्राज्य के उन 4 विशेषज्ञों को कैसे रोकेंगे और दोनों सैनिकों को अपने सेनापति की मदद करने के लिए जाने देंगे। उनसे बचाव करना एक बात थी, लेकिन उन्हें रोकना और दोनों सैनिकों को सेनापति की सहायता करने के लिए आगे बढ़ने से रोकना पूरी तरह से अलग बात थी। वसंत पुष्प संप्रदाय द्वारा भेजे गए 2 लोग अभी-अभी आए हैं। उनकी सहायता से हमें उन चारों को रोकने और दोनों सैनिकों को अपने सेनापति की सहायता करने के लिए भेजने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहना समाप्त किया, दूरी में 2 नए नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों का आभास हुआ, क्योंकि वसंत पुष्प संप्रदाय की मानक पोशाक पहने 2 सुंदर महिलाएं उस स्थान की ओर बढ़ीं जहां भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों सैनिकों के साथ खड़े थे। वे वसंत पुष्प संप्रदाय की 7वीं पुष्प और 5वीं पुष्प थीं, जो दोनों वसंत पुष्प संप्रदाय के 9 पुष्पों का हिस्सा थीं। 9 पुष्प केवल वह नाम था जिसे वसंत पुष्प संप्रदाय उन लोगों के लिए उपयोग करता था जिन्हें उड़ती तलवार संप्रदाय मुख्य बुजुर्ग कहता था, जिसका अर्थ था कि 9 पुष्पों में से प्रत्येक नैसेंट सोल क्षेत्र में था, जिसमें पहली पुष्प सबसे शक्तिशाली थी, जबकि 9वीं पुष्प सबसे कमजोर थी। 9 पुष्पों में से पहली पुष्प को वसंत पुष्प संप्रदाय का उपसंप्रदाय प्रमुख भी माना जा सकता था। ऐसा लगता है कि सेनापति काफी हताश स्थिति में है। क्या उनकी मदद करने की कोई योजना है? 7वीं पुष्प ने आगे बढ़कर पूछा, जबकि 5वीं पुष्प उसके पीछे चुप रही और दोनों भाइयों का गहराई से अवलोकन करती रही। हाँ, यहाँ के 2 सैनिक चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई नीले आकाश के साम्राज्य के 4 विशेषज्ञों को रोकें, जबकि वे सेनापति की सहायता के लिए जाएं।
मुझे आशा है कि आप दोनों इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगी। यह हमारे लिए बहुत आसान होगा और स्वर्गीय आकाश साम्राज्यवाद में यह शिकायत नहीं करेगा कि हमने पर्याप्त सहायता नहीं की। भविष्य में सेनापति को खोने के लिए स्वर्गीय आकाश साम्राज्य उन्हें दोष दे सकता है। इस तथ्य की ओर थोड़ा इशारा करते हुए भैरव सिंह ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि क्या वे उनकी मदद करने के लिए सहमत होंगी। ये एक बेहतरीन योजना लग रही है। हम उनमें से दो को रोकेंगे और आप दोनों अन्य दो से निपट सकते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए एक। कुछ देर सोचने के बाद वसंत पुष्प संप्रदाय की 7वीं पुष्प सहमत हो गई और बगल में खड़े दोनों सैनिकों ने उसकी मदद के लिए सहमत होने की बात सुनकर खुशी खुशी उसकी प्रशंसा की। बहुत बढ़िया, चलिए तुरंत चलते हैं। यह कहते हुए भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह ने नीले आकाश के साम्राज्य के 4 नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक एक पर हमला किया, जिसके तुरंत बाद वसंत पुष्प संप्रदाय की 7वीं और 5वीं पुष्प भी उनके पीछे हो लीं। जल्द ही वे चारों इन चारों के दबाव में नुकसान की स्थिति में आ गए, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि उनमें से एक पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अभी दोनों सैनिकों ने देखा कि भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह के साथ 5वीं और 7वीं पुष्प जीत रहे थे, क्योंकि उन्होंने नीले आकाश के साम्राज्य के 4 विशेषज्ञों को सेनापति और हल्के नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति की मुख्य लड़ाई के रास्ते से हटा दिया था। यह देखकर उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और सेनापति की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर का लाभ उठाया। सेनापति ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और उन्हें वहां से चले जाने के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन हल्के नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने अधिक तेजी से कार्य किया और कुछ ही क्षणों में उसके बगल में एक पैना हिमखंड प्रकट हुआ और फिर उन दो सैनिकों की दिशा में उड़ने लगा जो सेनापति की ओर बढ़ रहे थे। वे दोनों सैनिक जरा भी हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि हल्के नीले रंग के वस्त्रों वाला व्यक्ति उनके पर्याप्त करीब पहुंचते ही उन पर हमला करेगा। इसलिए उनमें से एक आगे बढ़ा और आने वाले हिमखंडों को रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया, जबकि दूसरा सेनापति की दिशा में बढ़ता रहा। धमाका! हिमखंड सुरक्षा घेरे से टकराए और कुछ ही सेकंड के भीतर उसे भेदने में सफल रहे और उस सैनिक को जा लगे जिसकी अब सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही उसका भौतिक शरीर शांत हुआ, उसकी नवजात आत्मा बाहर निकल आई। ऐसी स्थिति में नवजात आत्मा क्षेत्र का एक साधक सामान्यतः भागना पसंद करेगा, क्योंकि नवजात आत्मा पर लगी एक छोटी सी चोट का भी उपचार करना लगभग असंभव होता है। यह भी एक बड़ी समस्या थी कि नवजात आत्मा के पास स्वयं की कोई वैसी रक्षा प्रणाली नहीं होती जैसी भौतिक शरीर के पास होती है। यहां तक कि एक साधारण मनुष्य भी बिना किसी कठिनाई के नवजात आत्मा क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की नवजात आत्मा को नष्ट कर सकता है। बेशक ऐसा तभी संभव था जब नवजात आत्मा विशेषज्ञ संबंधित व्यक्ति को बिना किसी प्रतिरोध के हमला करने की अनुमति दे, लेकिन यह फिर भी दर्शाता था कि नवजात आत्मा कितनी नाजुक होती है। हालांकि सैनिक तब नहीं भागा जब उसकी नवजात आत्मा उसके मृत भौतिक शरीर से बाहर निकली। इसके बजाय वह एक पल के लिए हवा में धीरे से तैरा और फिर अपनी शेष सारी की को इकट्ठा करते हुए हल्के नीले रंग के वस्त्रों वाले व्यक्ति की दिशा में उड़ने लगा, ताकि पर्याप्त करीब पहुंचने पर वह अपना अंतिम हमला कर सके। दुर्भाग्य से एक गौरवशाली विस्फोट के साथ आत्मविस्फोट करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई पर्याप्त तैयारी के बिना कर सके। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के विशेषज्ञ बिना किसी पूर्व तैयारी के आत्मविस्फोट कर सकते थे। इस कारण से भले ही वह सैनिक अज्योर स्काई किंगडम के हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति के साथ आत्मविस्फोट करके मरना चाहता था, वह केवल इतना ही कर सकता था कि करीब पहुंचने की कोशिश करे और प्राण त्यागने से पहले अपनी नवजात आत्मा में संचित सारी खकी का उपयोग करके एक घातक हमला करे। यह क्या हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने भी नवजात आत्मा को पागलों की तरह अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा और तुरंत अपना ध्यान सेनापति पर गिर रहे बर्फ के भाले से हटा लिया। इससे दूसरे सैनिक को, जो अभी अभी सेनापति के पास पहुंचा था,
बर्फ के भाले को रोकने वाली दीवार को एक पल के लिए स्थिर करने में मदद मिली। खांसते हुए सेनापति ने इस अवसर का उपयोग खड़े होने के लिए किया, लेकिन जैसे ही वह जोर जोर से खांसने लगा, वह तुरंत जमीन पर गिर गया। सेनापति! उसके पास खड़े सैनिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सेनापति को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना उसका बलिदान व्यर्थ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें। उस नवजात आत्मा की ओर देखते हुए, जो हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति तक पहुंचने ही वाली थी, सेनापति ने अपना सिर हिलाया और खुद को मजबूत करते हुए सैनिक को याद दिलाया कि उनके पास बहुत कम समय है, इससे पहले कि वह व्यक्ति संभल जाए और अपना ध्यान वापस उन पर केंद्रित करे। उस स्थिति में वे तीनों जीवित नहीं बच पाएंगे, जिससे सैनिक का बलिदान पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। जी जी हाँ सेनापति। सेनापति की बात सुनकर थोड़ा विचलित महसूस करते हुए सैनिक ने आखिरी बार अपने मित्र की दिशा में देखा और फिर सेनापति को दक्षिण के उस पहाड़ी दर्रे की ओर ले जाने लगा, जिसकी ओर सेना को पीछे हटना शुरू कर देना चाहिए था। वह पहाड़ी दर्रा हेवनली स्काई किंग के साम्राज्य के किलेबंद स्थानों की सुरक्षा सीमावर्ती क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर थी, जहां कोई व्यूह या किसी अन्य प्रकार की स्थायी रक्षात्मक संरचना मौजूद नहीं थी। थोड़ी दूरी पर, जहां दोनों भाई भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह अज्योर स्काई किंगडम के एक एक व्यक्ति को रोक रहे थे, उन दोनों ने देखा कि सैनिकों में से एक की नैसेंट सोल हल्के नीले वस्त्र पहने व्यक्ति की दिशा में उड़ रही थी। ऐसा लगता है कि अब हमारे पीछे हटने का समय आ गया है, यह अपने आप से बुदबुदाते हुए भैरव सिंह ने देखा कि दूसरा सैनिक सेनापति को दक्षिण पर्वतीय दर्रे की दिशा में ले जा रहा था, जहां सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया था। वास्तव में हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। सेनापति पहले ही काफी दूर जा चुके हैं और अगर हम चले भी जाएं तो ये चारों उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अपने भाई की बुदबुदाहट सुनकर वीरेंद्र सिंह सहमत हुए और उन्होंने तुरंत स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की 2 पुष्प कन्याओं से संपर्क किया। सरसराहट। 7वीं और 5वीं पुष्प कन्या दोनों पीछे हटने के विचार से सहमत हुईं। 5वीं पुष्प कन्या ने कुछ ताबीज फेंके, जो फूलों के एक विशाल सागर में बदल गए, जिसने क्षण भर के लिए अज्योर स्काई किंगडम की ओर के 4 नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों की दिव्य दृष्टि को कुछ दर्जन मीटर तक सीमित कर दिया। भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ने इस अवसर का लाभ उठाया और 7वीं और 5वीं पुष्प कन्या के साथ जल्दी से पीछे हट गए। उसी समय जब भैरव सिंह, वीरेंद्र सिंह 7वीं और 5वीं पुष्प कन्या पीछे हटे, वह सैनिक, जो केवल एक नेसेंट सोल था, हत्या की भावना के साथ हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर पहुंच गया। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? अपनी ओर उड़ती हुई नेसेंट सोल पर तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने पहले ही अपनी रक्षात्मक तैयारी शुरू कर दी थी और सैनिक की नेसेंट सोल की ओर कुछ हमले किए, जिन्हें उसने आसानी से बचा लिया। नेसेंट सोल की विशेषता यह थी कि यह तेज थी और उड़ सकती थी। इसके अत्यंत नाजुक होने के बावजूद उन साधकों के लिए इसे मार गिराना आसान नहीं था, जिनके पास इसे नष्ट करने के लिए तत्काल बड़े क्षेत्र में हमला करने की क्षमता नहीं थी। हल्के नीले वस्त्र वाला व्यक्ति इसी श्रेणी में आता था और हालांकि उसके पास बर्फ के कई बड़े और प्रभावशाली दिखने वाले हमले थे, लेकिन उसके पास अपनी ओर उड़ती हुई फुर्तीली नेसेंट सोल से निपटने के लिए कुछ भी नहीं था। सैनिक की नेसेंट सोल आसानी से हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति के 5 मीटर के दायरे में पहुंच गई, लेकिन फिर उसे बर्फ की एक जमी हुई दीवार ने रोक दिया, जिसने उसे और करीब जाने की अनुमति नहीं दी। मरो! जितनी जोर से वह चिल्ला सकता था, चिल्लाते हुए सैनिक की नेसेंट सोल ने अपनी नेसेंट सोल में बची हुई सारी ची ऊर्जा एकत्र की
और हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति पर हमला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया। धमाका। जैसे ही सैनिक की नेसेंट सोल द्वारा किए गए हमले ने हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति के बर्फ के कवच और अन्य रक्षात्मक उपायों को टक्कर मारी, एक विशाल विस्फोट तुरंत चारों ओर फैल गया। धमाका। जैसे ही विस्फोटक हमले ने अज्योर स्काई किंगडम की ओर के हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा की गई सुरक्षा को निशाना बनाया, सैनिक की नेसेंट सोल तेजी से हवा में विलीन हो गई, क्योंकि भौतिक शरीर के बाहर नेसेंट सोल को सक्रिय रखने के लिए बची हुई सारी छी ऊर्जा उस हमले में समाप्त हो गई थी। हालांकि इसने पहले से शुरू हो चुके हमले को नहीं रोका और हमला हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति की सुरक्षा को तहस नहस करता रहा। भले ही वह सैनिक के स्तर से बहुत ऊपर था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का पूर्ण प्रहार जिसने शरीर खोने के बाद अपनी नेसेंट सोल को जीवित रखने वाली ऊर्जा का भी उपयोग कर लिया हो, उसके लिए घातक साबित हो सकता था यदि उसने हमले से निपटने में रत्ती भर भी लापरवाही नहीं दिखाई। सरसराहट। जैसे ही हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने अपने चारों ओर एक नया कवच बनाने के लिए अपना हाथ लहराया, अचानक ठंडी हवा का एक बड़ा झोंका कहीं से प्रकट हुआ। अब तक उसने अपना सारा ध्यान उस सैनिक द्वारा किए गए हमले पर केंद्रित कर दिया था, जिसने यह हमला करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। हम हमले को कमजोर महसूस करते हुए हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने हमले में एक कमजोर बिंदु ढूंढ लिया और अपना एक हाथ घुमाया, जिससे हवा में एक प्राचीन प्रतीक बना और फिर वह हमले के उस कमजोर स्थान की ओर उड़ गया। इसके बाद वह प्राचीन प्रतीक अचानक तेजी से फैलने लगा। हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति द्वारा फेंके गए प्राचीन प्रतीक के अचानक विस्तार ने सैनिक के हिंसक आत्मघाती हमले को आंखों से देखी जा सकने वाली गति से कमजोर कर दिया और कुछ ही समय में हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने बलपूर्वक उस हमले को नष्ट कर दिया। वे कहां गए? तुम लोग उन्हें कुछ सेकंड के लिए भी एक जगह रोकने में विफल रहे। यह सोचकर कि दुश्मन का कमांडर और सभी नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ भाग निकले हैं, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने तबाह हुए परिवेश की अनदेखी की और अपना ध्यान बगल से उसकी ओर देख रही चार कांपती हुई आकृतियों पर केंद्रित किया। ये अजूर स्काई किंगडम के चार नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी तब थी जब वे भैरव सिंह, वीरेंद्र सिंह और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के दो सदस्यों के साथ लड़ रहे थे। इसके बजाय वे सभी हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति को अपनी ओर देखते हुए बेहद डरे हुए लग रहे थे। क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं सुना? उन चारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने अपनी बात दोहराई और पास आते हुए माथे पर बल डाला। हमें उम्मीद नहीं थी कि कमांडर की तरफ इतने सारे नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ होंगे। वे साउथ माउंटेन पास की दिशा में चले गए। आगे बढ़ते हुए चार नैसेंट सोल विशेषज्ञों में से एक ने हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति को सूचित किया और फिर जल्दी से पीछे हट गया। हम वास्तव में यहां इतने सारे नैसेंट सोल विशेषज्ञों का होना काफी अजीब है। क्या शायद उन्होंने अपनी अग्रिम पंक्ति छोड़ दी है? यह सोचकर हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कम से कम उसके पास इस बात का बहाना तो था कि वह कमांडर को क्यों नहीं मार सका। इस तथ्य के अलावा कि कमांडर नैसेंट सोल रेल्म के छठे चरण में था, जो कि तीसरे या चौथे चरण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अब जब हम खाली हैं, तो हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्या कमांडर चाहता है कि हम अग्रिम पंक्ति में या कहीं और मदद करें। अजूर स्काई किंगडम के कमांडर का उल्लेख करते हुए हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने अनिच्छा से उस दिशा में देखा जहां अजूर स्काई किंगडम का सेना शिविर स्थित था, और फिर वह उसी दिशा में वापस चल पड़ा। उन चारों नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी किसी जानलेवा स्थिति से बचकर निकले हों, और वे आज्ञाकारी रूप से हल्के नीले वस्त्रों वाले व्यक्ति के पीछे पीछे सेना शिविर की ओर चल दिए। जैसे ही अजूर स्काई किंगडम ने अप्रस्तुत हेवनली स्काई किंगडम पर हमला किया,
सीमा पर तैनात सेना का एक बड़ा हिस्सा पहले कुछ ही मिनटों में घायल हो गया या मारा गया, इससे पहले कि वे अंततः स्थिति को स्थिर करने में सफल हो पाते। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में हेवनली स्काई किंगडम की ओर से नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों के एक बड़े हिस्से पर अजूर स्काई किंगडम द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, और उनकी संख्या भी उनसे अधिक थी। और देखते ही देखते हेवनली स्काई किंगडम की ओर से पहला नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ हेवनली स्काई किंगडम युद्ध में पराजित हो गया। इससे हेवनली स्काई किंगडम के सैनिकों में घबराहट की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनमें से कई जानते थे कि अब किसी के न रोकने पर नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ उन पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होगा। सेनापति ने साउथ माउंटेन पास की ओर पूरी तरह से पीछे हटने का आदेश दिया है। जैसे ही सैनिक भागने ही वाले थे, पीछे हटने का आदेश स्वर्ग से आए किसी संदेश की तरह मिला, जिससे हेवनली स्काई किंगडम के सैनिक लगभग खुशी के आंसू बहाने लगे कि उन्हें अपने किसी विशेषज्ञ के बिना नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हेवनली स्काई किंगडम की ओर के नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों और सेवन फेट सेक्ट के लोगों को भी पीछे हटने का आदेश मिला, और वे तुरंत बाकी सेना के साथ हो लिए, क्योंकि उन्होंने साउथ माउंटेन पास की दिशा में पीछे हटना शुरू कर दिया था। सेवन फेट्स सेक्ट के विशेषज्ञों ने पीछे हट रही बाकी सेना के साथ रहने की जहमत तक नहीं उठाई, और इसके बजाय हेवनली स्काई किंगडम की सेना को नजरअंदाज करते हुए सीधे साउथ माउंटेन पास की ओर बढ़ गए। एज और स्काई किंगडम की सेना ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, और हेवनली स्काई किंगडम की पीछे हटती सेना का पीछा किया। वे जब भी मौका मिलता हमला करना नहीं भूलते थे। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि एज और स्काई किंगडम के संप्रदायों के नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ अपने प्रतिद्वंद्वी के भागने का निर्णय लेते ही अपने लोगों के साथ पहले ही पीछे हट चुके थे। एज्योर स्काई किंगडम की सेना ने भी कुछ घंटों तक पीछा करने के बाद भागती हुई हेवनली स्काई किंगडम की सेना का पीछा करना बंद कर दिया। जब वे वापस सैन्य शिविर में लौटे, तो उनमें से अधिकांश अपनी आसान जीत पर बेहद खुश थे। वे हेवनली स्काई किंगडम की सीमा पर इस तरह के निर्णायक हमले को शुरू करने के सेनापति के शानदार विचार की प्रशंसा करना नहीं भूले। सेनापति बच निकला। जब एज्योर स्काई किंगडम के सैनिक अपने सेनापति के शानदार हमले के विचार के तहत हेवनली स्काई किंगडम पर मिली हालिया जीत के बारे में खुशी-खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब विचाराधीन सेनापति अपने सामने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति को गुस्से से घूर रहा था। मैं क्या कह सकता हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सहायता के लिए 6 नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ होंगे। इस तथ्य को न भूलें कि वह स्वयं भी नेसेंट सोल रेल्म के छठे चरण का व्यक्ति है। आपने मुझे केवल इतना बताया था कि वह तीसरे या शायद चौथे चरण में था। सेनापति की क्रोधित दृष्टि के सामने जरा भी पीछे न हटते हुए हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सेनापति को उकसाते हुए अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया। हुँ, चलो, अब इस बारे में और बात नहीं करते। हमें वास्तव में हेवनली स्काई किंगडम में प्रवेश करने के लिए साउथ माउंटेन पास से निपटने का रास्ता खोजने की जरूरत है। कम से कम अग्रिम पंक्ति के उनके अधिकांश नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ घायल हो गए थे, और उन्हें शुरुआती हमले में लगी चोटों से उबरने के लिए कम से कम कुछ साल लगेंगे। विषय बदलते हुए सेनापति ने अपने वर्तमान उद्देश्य हेवनली स्काई किंगडम को हराने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उसे हेवनली स्काई किंगडम और एज्योर स्काई किंगडम के बीच खड़े साउथ माउंटेन पास से निपटना होगा। हम बस घूमकर क्यों नहीं चले जाते, वास्तव में यह न जानते हुए कि सेनापति साउथ माउंटेन पास जैसे किलेबंद स्थान पर हमला करने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। हल्के नीले वस्त्र वाला व्यक्ति जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, मैं ऐसा कर देता अगर यह हमारे लिए संभव होता, लेकिन एक तरफ बर्निंग माउंटेन रेंज है और दूसरी तरफ एक और साम्राज्य है। दोनों में से किसी भी रास्ते से गुजरना एक बुरा विचार होगा, क्योंकि संभव है कि दूसरा साम्राज्य यह सोचे कि हम उन्हें युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं या उन पर हमला कर रहे हैं, जबकि एक सेना के साथ
बर्निंग माउंटेन रेंज से गुजरना अपनी सेना को उन राक्षसी पशुओं के लिए मुफ्त भोजन के रूप में पेश करने जैसा होगा। हल्के नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, कमांडर ने महसूस किया कि दक्षिण पर्वत दर्रे को भेदना उसके लिए कितनी कठिनाई पैदा करेगा। कम से कम उन्होंने हेवनली स्काई किंगडम के दक्षिणी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। आखिरकार दक्षिण का आधे से अधिक हिस्सा दक्षिण पर्वत दर्रे के बाहर स्थित था। फिलहाल हम नए क्षेत्र को स्थिर करेंगे और दक्षिण पर्वत दर्रे पर हमले की तैयारी करेंगे। आप अभी के लिए वापस जा सकते हैं। दक्षिण पर्वत दर्रे पर हमला शुरू करने से पहले मैं आपसे संपर्क करना सुनिश्चित करूंगा। हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति को जाने का इशारा करते हुए कमांडर बैठ गया और गुप्तचरों से आने वाली विभिन्न रिपोर्टों को देखने लगा, क्योंकि वे उस नई भूमि की खोज कर रहे थे जिसे वे हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो मैं अब अनुमति चाहता हूं। सेना के शिविर में और अधिक समय तक रुकने की इच्छा न रखते हुए हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कमांडर द्वारा इस्तेमाल किए गए आदेशात्मक लहजे को सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ी। एल्डर, कमांडर ने क्या कहा? क्या हम संप्रदाय में वापस जा सकते हैं? जैसे ही हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अजूर स्काई किंगडम के कमांडर के लिए जल्दबाजी में बनाए गए कमांड सेंटर को छोड़ा, उसी तरह के हल्के नीले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पास आया और उसने आशा भरी आवाज में पूछा, हम अभी के लिए संप्रदाय में वापस लौटेंगे। ऐसा लगता है कि अजूर स्काई किंगडम को अब अल्पकालिक रूप से हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुड़ते हुए हल्के नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सेना शिविर के एक छोटे अलग थलग क्षेत्र की ओर अपना रुख किया, जहां विभिन्न संप्रदाय स्थित थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसने संप्रदाय में लौटने की पुष्टि सुनी थी, खुशी खुशी उसके पीछे हो लिया और जल्द ही वे दोनों अपने जैसे ही वस्त्र पहने लोगों के एक छोटे समूह के पास पहुंच गए। एल्डर वाइट, ये कैसा रहा? क्या आप हेवनली स्काई किंगडम के कमांडर को मारने में सफल रहे? अभी अभी आए एल्डर वाइट के पास जाते हुए लगभग 25 वर्ष की एक युवती ने पास आकर पूछा। नहीं, मैं नहीं कर पाया। उस व्यक्ति के पास उम्मीद से अधिक नासैंट सोल रेल्म विशेषज्ञों का समर्थन था और वह स्वयं भी नासैंट सोल रेल्म के छठे चरण तक पहुंच चुका था। लेकिन कमांडर ने कहा कि हम संप्रदाय में वापस जा सकते हैं और हमें केवल तब सहायता भेजनी होगी जब वे दक्षिण पर्वत दर्रे पर हमला करने का निर्णय लेंगे। अपना सिर हिलाते हुए एल्डर वाइट ने जल्दी से बाकी सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे अभी भी संप्रदाय में वापस जा सकेंगे। उनके संप्रदाय का समय वास्तव में हाल ही में काफी कठिन रहा था, क्योंकि उनके संप्रदाय प्रमुख कुछ महीने पहले अचानक गायब हो गए थे, जिससे संप्रदाय की रक्षा के लिए केवल एल्डर वाइट और नासैंट सोल रेल्म के कुछ अन्य लोग ही बचे थे। सामान्य तौर पर उनका संप्रदाय अजोर स्काई किंगडम के सहायता के अनुरोध को अस्वीकार करने में सक्षम होता, लेकिन ऐसा हुआ कि संप्रदाय प्रमुख, जिन्होंने इसे संभव बनाया था, गायब हो गए थे और अजोर स्काई किंगडम की सहायता करने या संभवतः अपने संप्रदाय के नष्ट होने के अलावा कोई विकल्प न होने के कारण एल्डर वाइट ने अजोर स्काई किंगडम को उनके युद्ध में सहयोग देने का फैसला किया। उनका संप्रदाय असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल बर्फ से संबंधित हर चीज में शक्तिशाली होने के लिए प्रसिद्ध था, चाहे वह दुर्लभ सामग्रियां हों या विशिष्ट कलाकृतियां। असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल को अजर स्काई किंगडम, क्योंकि उनके संप्रदाय प्रमुख नासेंट सोल स्तर के शिखर पर थे और उन्होंने अजर स्काई किंगडम को दूर रखने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि केवल वर्तमान शासक के पास ही उनसे निपटने की क्षमता थी। इसके अलावा असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल अजूर स्काई किंगडम के क्षेत्र के सुदूर उत्तर में स्थित था, जहां पहुंचना कठिन था और इसकी सीमा एक शक्तिशाली राक्षसी संप्रदाय द्वारा नियंत्रित क्षेत्र से लगती थी। अजूर स्काई किंगडम असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल को राक्षसी संप्रदाय के विरुद्ध एक प्रकार की बाधा के रूप में देखता था। उनके होने से उन्हें सीधे उस संप्रदाय से नहीं निपटना पड़ता था, लेकिन यह तभी सच था
जब असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल के पास उनके संप्रदाय प्रमुख जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ होता, जो राक्षसी संप्रदाय के लिए एक डर के रूप में कार्य कर सके। उनके बिना असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल समय के साथ ढह जाता और अजुर स्काई किंगडम को उस राक्षसी संप्रदाय का सामना करना पड़ता। भले ही वे ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते थे, फिर भी समय आने पर उन्हें उससे निपटने का कोई रास्ता खोजना ही था। उत्तर क्षेत्र के संसाधनों और उसके साथ असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल पर नियंत्रण हासिल करना एक तय बात मानी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा होता कि राक्षसी संप्रदाय से कैसे निपटना है। अजूर स्काई किंगडम के समर्थन के साथ वे उत्तर में राक्षसी संप्रदाय से रक्षा के लिए अजूर स्काई किंगडम हेतु एक ढाल के रूप में कार्य करने में सक्षम होते। दूसरी ओर असेंडेंट फ्रॉस्ट हॉल को अजूर स्काई किंगडम की ढाल बनने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि साथ ही उनके क्षेत्र के सभी संसाधन भी उनसे छीन लिए जाते। जैसे ही अजूर स्काई किंगडम हेवनली स्काई किंगडम के 10% क्षेत्र के बराबर हिस्सा हथियाने में व्यस्त था, हेवनली स्काई किंगडम की पीछे हटती सेना दक्षिणी पर्वत दर्रे पर पहुंची। वे अपनी त्वरित हार के अपमान और भविष्य के प्रति भय से भरे हुए थे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि अजूर स्काई किंगडम की हेवनली स्काई किंगडम के क्षेत्र पर विजय को रोकने की कोई योजना नहीं थी। इस समय तक भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह पहले ही दक्षिणी पर्वत दर्रे पर पहुंच चुके थे और दोनों एक कमरे के भीतर बैठे थे, जहां से वे नीचे से गुजरने वाले लोगों की भारी संख्या को देख रहे थे। वे लोग दक्षिणी पर्वत दर्रे के दोनों ओर एक पर्वत से जुड़ी विशाल दीवार के केंद्र में स्थित एक बहुत बड़े द्वार से होकर गुजर रहे थे। केवल दीवार की ऊंचाई ही कोर फॉर्मेशन स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए इसे लांघना असंभव बना देती थी, और इसमें दीवार की सतह पर कई वर्षों से बनाई गई अनेक आक्रामक और रक्षात्मक संरचनाओं पर विचार भी नहीं किया गया था। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि दक्षिणी पर्वत दर्रे की दीवार का निर्माण अतीत में हेवनली स्काई किंगडम के अस्तित्व में आने से पहले ही किया गया था। अतीत में इसने कई युद्ध देखे थे और यह कभी नहीं गिरी थी। यहां तक कि जब हेवनली स्काई किंगडम का क्षेत्र छोटा था, तब इसका उपयोग हेवनली स्काई किंगडम की सेना द्वारा अधिक क्षेत्र जीतने और सीमाओं का विस्तार करने के लिए एक आधार के रूप में किया गया था। वर्षों के युद्ध के माध्यम से उन्होंने जो क्षेत्र प्राप्त किया था, वह वर्तमान में अजूर स्काई किंगडम की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र था। वह क्षेत्र जो उन्होंने हाल ही में केवल एक युद्ध में खो दिया था। कम से कम यह एक ऐसा क्षेत्र माना जाता था जो बंजर था और जिसमें कोई बहुत कीमती संसाधन नहीं थे। लेकिन अंत में यह अभी भी हेवनली स्काई किंगडम का 10% क्षेत्र था, और बंजर होने के बावजूद उनकी कम से कम 5% जनसंख्या वहां बसी हुई थी। यही मैं सोच रहा हूं कि रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के वे लोग आजकल क्या कर रहे हैं। एम की दिशा में देखते हुए दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला और बर्निंग पर्वत श्रृंखला की दिशा में देखते हुए वीरेंद्र सिंह रेजिंग फ्लेम संप्रदाय की वर्तमान मुश्किलों के बारे में सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हाँ हाँ, बिल्कुल, इस घटनाक्रम से शायद उन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अपने भाई की बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए भैरव सिंह का मन हुआ कि वह रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के एल्डर को ढूंढें और उनसे पूछें कि अब उनका संप्रदाय नए शिष्यों को कैसे खोजेगा, जबकि उनका आधा क्षेत्र अचानक गायब हो गया। क्या सच? इसके अलावा भैरव सिंह यह भी जानते थे कि उस क्षेत्र में रेजिंग फ्लेम संप्रदाय की एक स्पिरिट स्टोन की खदान थी, और हालांकि वह गुणवत्ता या आकार में उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह संप्रदाय के लिए एक बड़ा नुकसान था। रेजिंग फ्लेम संप्रदाय उसी पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में स्थित था, जहां दक्षिण पर्वत दर्रा स्थित था। इस समय रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित एक बड़े महल के भीतर अज्योर स्काई साम्राज्य के हालिया कदम के बाद अपनी अगली योजना पर चर्चा करने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। हम भविष्य में नए शिष्यों की कमी से कैसे निपटेंगे, और यह तो
उन निम्न गुणवत्ता वाली सामग्रियों के नुकसान की बात भी नहीं है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। हमने अपनी एक स्प्रिट स्टोन की खदान भी खो दी है। वहां बैठे लोगों की मेज पर गुस्से में अपना हाथ मारते हुए उनमें से एक व्यक्ति अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका और उसने यह बात कही, हेवनली स्काई साम्राज्य वास्तव में बहुत आगे बढ़ रहा है। वे स्पष्ट रूप से मोर्चे को संभालने के लिए अपने किसी भी शक्तिशाली नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों को न भेजकर हमें कमजोर करने के लिए अज्योर स्काई साम्राज्य का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पहले वाले का समर्थन करते हुए गुस्से में कहा, जबकि बाकी लोग भी हेवनली स्काई साम्राज्य की शिकायत करने लगे। हम शायद स्थिति हमारे लिए उतनी खराब नहीं है। जब रेजिंग फ्लेम संप्रदाय के बाकी उच्च अधिकारी हेवनली स्काई साम्राज्य के बारे में शिकायत कर रहे थे, तो उनमें से एक उस अंधाधुंध नफरत में शामिल नहीं था और वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने अपने आप से कुछ फुसफुसाया। आपका क्या मतलब है उपसंप्रदाय प्रमुख? ये बुरा कैसे नहीं हो सकता? हमारा साथ देने के लिए संप्रदाय प्रमुख के बिना हम हेवनली स्काई साम्राज्य के लिए एक ढाल बनकर रह सकते हैं। यह मत भूलिए कि दक्षिण पर्वत दर्रे के अलावा हेवनली स्काई साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने का एक और रास्ता है और वह हमारे संप्रदाय के माध्यम से है। भले ही यह व्यापक रूप से ज्ञात न हो, मुझे यकीन है कि हेवनली स्काई साम्राज्य ने अज्योर स्काई साम्राज्य को यह जानकारी लीक कर दी होगी। यह कहते हुए एल्डर ने हेवनली स्काई साम्राज्य के प्रति अपनी नफरत को चरम पर महसूस किया, क्योंकि उन्होंने अज्योर स्काई साम्राज्य की सेना को किसी भी समय अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा। क्या होगा अगर हम उन्हें बिना लड़े ही जाने दें? बड़े महल के अंदर लोगों के समूह पर एक भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे सभी उपसंप्रदाय प्रमुख को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो हेवनली स्काई साम्राज्य निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द हमसे निपटने की कोशिश करेगा। संप्रदाय प्रमुख ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो एक पल के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनके बिना हम शाही परिवार के असली विशेषज्ञों का सामना नहीं कर पाएंगे। उस समय अज्योर स्काई साम्राज्य ही एकमात्र ऐसा होगा जिसे लाभ होगा। इस बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाते हुए एक एल्डर को लगा कि यह अवास्तविक है, खासकर अब जब उनके संप्रदाय प्रमुख मौजूद नहीं थे। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें सामान्य रूप से जाने दें, लेकिन क्या होगा अगर बहुमत यदि बर्निंग माउंटेन रेंज में एक दुर्घटना के दौरान हम में से कुछ घायल हो जाते हैं और लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं और उस भयानक घटना के दौरान संप्रदाय प्रमुख गायब हो जाते हैं। अजूर स्काई किंगडम के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होने के कारण हम केवल अनिच्छा से उन्हें अपने संप्रदाय से गुजरने दे सकते हैं। भले ही हेवनली स्काई किंगडम इसकी जांच करे, संप्रदाय प्रमुख का गायब होना सच है और कुछ छोटों का ढोंग करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए उपसंप्रदाय प्रमुख ने चतुराई से कुछ गोलियां निकाली जिन पर खोपड़ी का अजीब निशान था। यह तो अन्य एल्डर्स ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उपसंप्रदाय प्रमुख क्या करना चाहते थे। यह जोखिम भरा था और अजूर स्काई किंगडम उन पर हमला करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता था। कमांडर काफी बुद्धिमान लग रहा था और अगर वह उन्हें नजरअंदाज कर सके और हेवनली स्काई किंगडम पर ध्यान केंद्रित करे, तो सब ठीक हो जाएगा और दोनों पक्षों को एक निरर्थक लड़ाई में अपने लोगों को खोना नहीं पड़ेगा। अजोर स्काई किंगडम के लिए हेवनली स्काई किंगडम को हराना उनका मुख्य लक्ष्य था। संप्रदायों को नष्ट करना वास्तव में इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि हेवनली स्काई किंगडम के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद उन्हें अजूर स्काई किंगडम में समाहित किया जा सकता था। उस समय अजूर स्काई किंगडम अपने भविष्य के लाभ को नुकसान पहुंचाएगा यदि वे एक ऐसे संप्रदाय पर हमला करते हैं जो इसमें उनकी सहायता करने के लिए काफी इच्छुक लग रहा था। जैसे ही अजूर स्काई किंगडम अपने नए जीते हुए क्षेत्र को समाहित कर रहा था और हेवनली स्काई किंगडम के सभी पूर्व नागरिकों को व्यवस्थित कर रहा था, फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ साथ
हेवनली स्काई किंगडम के बाकी बड़े संप्रदायों को आखिरकार सीमा पर अजूर स्काई किंगडम के हमले की खबर मिली। हेवनली स्काई किंगडम एक पल के लिए शांत रहा और फिर उन्होंने अंततः नैसेंट सोल रील्म के 7वें चरण के अपने कुछ मजबूत विशेषज्ञों को भेजने का फैसला किया। जबकि रेजिंग फ्लेम संप्रदाय ने उस एल्डर को वापस बुला लिया जिसे उन्होंने सहायता के लिए भेजा था। जब उन्हें खबर मिली कि उनके संप्रदाय प्रमुख गायब हो गए हैं और बर्निंग माउंटेन रेंज के गहरे क्षेत्रों की यात्रा के दौरान उनके कई उच्चाधिकारी घायल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि अजूर स्काई किंगडम इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर हमला कर सकता है और हेवनली स्काई किंगडम की समग्र शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। हेवनली स्काई किंगडम ने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनके मुख्य विशेषज्ञों में से एक स्थिति की जांच करने गया, तो उन्हें पता चला कि यह वास्तव में सच था और उनके संप्रदाय प्रमुख वास्तव में गायब थे। इस खबर के बाहर आने के साथ सेवन फेट्स संप्रदाय ने भी अपने कुछ लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हेवनली स्काई किंगडम की पश्चिमी सीमा पर अशांति पनपते हुए देखी है। हेवनली स्काई किंगडम केवल गुस्से में देख सकता था, क्योंकि सभी 4 संप्रदायों ने धीरे धीरे सीमा सुरक्षा से पीछे हटना शुरू कर दिया था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय अंत में सीमा से पीछे हटे, यह कहते हुए कि अब उनके वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेवनली स्काई किंगडम के मुख्य विशेषज्ञ आ चुके थे। यदि नैसेंट सोल रील्म के बाद के चरणों के इन लोगों के बीच वास्तव में लड़ाई होती, तो नैसेंट सोल रील्म के तीसरे या चौथे चरण के किसी व्यक्ति की उपस्थिति से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हेवनली स्काई किंगडम यह जानता था और इसीलिए जब फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय ने संघर्ष से अपने लोगों को वापस लेने का फैसला किया, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अजूर स्काई किंगडम और हेवनली स्काई किंगडम के बीच आगामी संघर्ष के लिए संसाधनों और अन्य प्रकार की सामग्रियों के साथ सहायता करने का अनुरोध किया, उनके सुरक्षित रूप से पीछे हटने के बदले में। यह कुछ ऐसा था जिसे करने में दोनों संप्रदाय बहुत खुश थे। इसी तरह अज्योर स्काई साम्राज्य और हेवनली स्काई साम्राज्य के बीच गतिरोध बना रहा और समय बीतता गया। जब इस तरह कुछ सप्ताह बीत गए, तो हेवनली स्काई साम्राज्य के भीतर महामारी के इलाज के बारे में खबरें फैलने लगीं, क्योंकि शाही परिवार ने जल्द ही सामने आकर इसकी पुष्टि की और इलाज के वितरण की योजना भी प्रस्तुत की। जिस व्यक्ति ने इस इलाज का आविष्कार किया था, वह स्पष्ट रूप से एक शाही कीमियागर था, जिसने अपने गृहनगर जाने और अपने परिवार पर महामारी के प्रभाव को देखने के बाद इस इलाज का नुस्खा तैयार किया था। शाही परिवार ने दावा किया कि अपने परिवार को पीड़ित देखने के बाद उसे इस बात का बोध हुआ था कि महामारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। हालांकि यह सब एक झूठ था। इसके बजाय उस शाही कीमियागर के गांव के एक छोटे से पुस्तकालय में एक पुरानी और फटी पुरानी नोटबुक में जानबूझकर इलाज की विधि रख दी गई थी, जहां वह शाही कीमियागर तनावपूर्ण स्थितियों में शांति से पढ़ने के लिए आया करता था, जैसे कि जब उसके माता-पिता महामारी से बीमार पड़ गए थे। यह इलाज स्वयं कविता द्वारा बनाए गए पहले इलाज से अलग था और इसका उपयोग महामारी के स्रोत का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के कीमिया हॉल ने पिछले कुछ महीनों का उपयोग एक विशिष्ट इलाज विकसित करने में किया था, जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सके और भविष्य में इसे उनसे नहीं जोड़ा जा सके। अब उन्हें बस इंतजार करना था और देखना था कि महामारी के पीछे के लोग तब कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जब अचानक महामारी का इलाज सामने आ गया, जबकि वे लोगों के रक्षक बनकर सामने आने और हेवनली स्काई साम्राज्य के भीतर खुद को स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। हेवनली स्काई साम्राज्य के शाही परिवार को चारे के रूप में इस्तेमाल करने और यह देखने की योजना बनाने वाले व्यक्ति वृद्ध श्रीकांत थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हेवनली स्काई साम्राज्य में महामारी के पीछे के लोग कितने शक्तिशाली हैं। वीर ज्यादातर एक ओर खड़े होकर देखते रहे, क्योंकि वृद्ध श्रीकांत ने ही मामले की कमान संभाली थी और यह सुनिश्चित किया था कि हेवनली स्काई साम्राज्य के आम नागरिकों के लिए इलाज जारी होने के कारण
फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति में न फंसे। इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए वीर ने वास्तव में कामना की कि भविष्य में वृद्ध श्रीकांत उप संप्रदाय प्रमुख की भूमिका संभाल लें, ताकि उनके नेतृत्व में मुश्किल मामलों को सुलझाया जा सके और वीर का साधना करने और अपने शिष्यों को बीच-बीच में कुछ तकनीकें सिखाने का शांतिपूर्ण जीवन जारी रह सके। शायद वह अपना